बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आस्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज देखा जाए पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे पे, तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ट्रायल थे उसकी समाअत हुई, जिसमें बेशुमार सवालात उठाए गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के उठाए गए सवालात के ऊपर जवाब भी सुनने को मिले हैं, जिसपे ये पूछा गया कि क्या आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इस मौके के ऊपर 18 साल बाद या 20 साल वकालत करने के बाद झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि मैं भी एक वक्त में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रही हूँ। आज जो सवालात उठाए गए उसमें माजी के हवाले दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे हमले हुए थे, उन हमलों के बावजूद वो केसेस जो थे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चले थे। मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल नहीं हुआ था, तो अब की बार मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसके ट्रायल क्यों है। ख्वाजा हारिस साहब ने जो दलाइल दिए उस पर जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि एक वक्त था कि साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने दलाइल बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन मैं इससे मुतासर नहीं हुआ, तो मेरी भी राय आज यही है। तो इस तरह की जो राय मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सुनने को मिली, उससे केस के मुस्तकबिल के ऊपर सवालात जो उठे हैं उसके जवाबात क्या होंगे। दूसरी तरफ से डिफेंस के अंदर उस पर क्या बातें होंगी, और एक तरफ जब बातें प्रोसिक्यूशन कर चुकी है, जिसमें ये भी सवाल बहुत सारे उठाए गए कि उनके ऊपर जो लागत आई है उस लागत के ऊपर क्या राय पाई जाती है। तो इसको लेके मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के तवस्सुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की है। जो दौरा कराची है उसके अंदर कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन आज जो हसन मुर्तज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे वो तासुर नहीं मिलता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राम कर पाई है, क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब ने जो बातें की हैं वो बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के ऊपर एक सवालिया निशान के तौर पर उभरती हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ऐसे वक्त में कि जब मुज़ाकराती अमल जारी है, ऐसे वक्त में जब यकीन दहानियाँ करवाई गई कि कोई अमल नहीं दोहराया जाएगा जिससे ये अमल सबूताज हो, तो फिर उस मामले के ऊपर रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ तकारीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाना क्या एक सियासी अमल का हिस्सा है या इस मुज़ाकराती अमल के अंदर रुकावट डालने की वजह है। हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने ज़राअत के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है उसके बारे में क्या रही। हसन मुर्तज़ा साहब की वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। मुतअद्दिद बार अपने हुकूमत से ये गुजारिश कर चुके हैं कि आपके जो फ़ैसले हैं वो तन्हा फ़ैसले हैं। अगर आप इस मुल्क की जो वाहिद इस मईशत को बचा सकती है वो ज़राअत है, और ज़राअत के हवाले से हम एक नफ़रत देख रहे हैं हुकूमत की नज़र के अंदर। जिस मुल्क के अंदर, जिस सूबे के अंदर आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करते, वहाँ पे आपकी सड़कें और नालियाँ कुछ भी नहीं करती। अब एक वो बचा है जो काश्तकार से कोई उसकी इजनास ख़रीद सकता है, आप उसको भी ख़त्म करने की दर पे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा जो जुल्म समझता हूँ मैं वो सुपर टैक्स है जो ज़राअत के ऊपर लगाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। ये टैक्स नहीं होना चाहिए। आपने ये टैक्स लगाकर काश्तकार के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की है। ये तो है इत्तेहादियों का हुकूमत के ऊपर हमलों का सिलसिला। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा वो अपोजिशन के बारे में और ज़राअत के बारे में क्या राय रखती हैं वो भी मुलाहिज़ा कर। किसान कार्ड हमने किसानों को दिया। बहुत लोगों ने शुरू में कोशिश की कि वो किसानों को मुझसे लड़ा दें, हुकूमत से लड़ा दें और कहें कि जी किसान बहुत नाराज। कितनी दिहाइयों के बाद ये पहला साल है कि जो खाद है ना वो ब्लैक में फरोख्त हुई ना उसकी शॉर्टेज हुई। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया। ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपको फी जानवर अगर आपके 10 या उससे कम जानवर हैं तो आपको लाइव स्टॉक कार्ड के ज़रिए आपको तकरीबन 2,70,000 रुपया आपको 4 माह के लिए दिया जाएगा। मैंने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है और स्पेशली किसानों के लिए हर रोज़ रात को सोने से पहले वो डेटा मैं देख के सोती हूँ और कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स मेरे पास आती हैं। और यकीन माने जब आपकी ज़िंदगियों में, जब किसान भाइयों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो मुझे बहुत सुकून और खुशी से मुझे नींद आती है रात को। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियाँ लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू भी आपने सुनी। राना साहब,
पहले अगर हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू के ऊपर तज़किरा करें तो क्या समझते हैं कि इत्तेहादियों के गिले शिकवे बढ़ते चले जा रहे हैं या फिर ये एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चीज़ को तो तस्लीम आपको करना होगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग का साथ दे ना दे, नून लीग की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब मैं अक्सर देखता हूँ ना पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को इस तरह ताबड़तोड़ हमले करते हुए, और जब हम तीसरे दिन उनको देखते हैं तो फिर पता लगता है एक मीटिंग हो रही है। गवर्नर पंजाब साहब ने बड़े सख्त तरीके से इनके साथ बात की, याद है ना आपको? बहुत सी चीज़ें, छठे दिन ख़त्म हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब की एक 27वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद रात को आप इनको प्रोग्राम में लेते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। यहाँ तो पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि जनाब हम पंजाब में आज के बाद इनके इत्तेहादी नहीं हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम ज़राअत के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की मुआशी हालत के साथ खड़े हैं बेहतर करने के लिए, लेकिन हम नून लीग के साथ नहीं खड़े। हिम्मत करे ना, ऑपोजिशन बेंचेस में ही चली जाए। चले आप हिम्मत करें ना, नहीं करते हिम्मत भी नहीं करते और बोलते भी हैं, तो इसका मतलब है ये एक नूरा कुश्ती है। मंदू खेर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा किसी सूरत में अब इनके साथ बात नहीं होगी, यही कहा। अगले दिन क्या हुआ? वजीर आला, सीनियर वजीर, सब कुछ वहीं पे थे, सब अच्छे की रिपोर्ट आ गई, तो क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये सारे इक्तदार में रहते हुए भी और ना रहते हुए भी ये दोनों मजे उठाना चाहते हैं। आप जैसा साहब है, जिस तरह आप सारी जमातों के साथ शेरशारी करते रहते, यार मैं ये कह रहा हूं तो समझ नहीं आता कि हम हैं किधर, तो ये चलता रहता है। तो ये हिसाब चल मेरे जैसा लगा ले यार, नहीं चल मेरे जैसा लगा ले। ये इतना बार मैं उठा लूंगा। बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ें, दो चीज़ों में मैं जो हालात देख रहा हूँ ना, मैं सीधे साहब को बताऊँ जो मैं हालात देख रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून जिस तरह एक्टिव हुई है ना पंजाब में, मुझे कोई इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। ये हमेशा इलेक्शन के करीब तर कोई भी सियासी जमात जो होती है ना, वो अपने सूबों में इस तरह एक्टिव होती है। इस तरह अचानक से तेज़ी से काम उस वक्त शुरू होते हैं जब इलेक्शन करीब काम होते दिखाई दे रहे हैं। देखें, चलो कागज़ों में हो रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे एक बात बताए, मैं नहीं, हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, मेरे कई लोगों के मोबाइल्स में वीडियो मौजूद है कि नीचे कितने लोग बैठे होते हैं। आज मेरी वज़ीर आला ने कहा कि जब मैंने हेलीकॉप्टर लैंड किया तो इर्द गिर्द इस तरह लगा जैसे जलसा था, इतने किसान खड़े थे। अगर वो एक तस्वीर होती तो क्या आपका क्या है, सोशल मीडिया पर चलती ना आज? क्या ख्याल है, टीवी पे चलाई नहीं जाती? चलाई जाती साथ में, मुझे नहीं पता, या आपको नहीं पता? लूप बना के चलाते हैं। मुझे और आपको नहीं पता इस बात का? पता है हमें ना। और यार मुझे तो उन लोगों पे हैरानगी हो रही है जो जलसा अरेंज करते हैं, और 40 बंदे ऐसे रख लो जो एक वक्त में जिंदाबाद का नारा लगा दे। मैंने फिर कहा था आपको, आप ऐसे से करना शुरू कर देते जब मैं साचा खाते भजन खाका डरती सजना आखा, मैं बोलना था तुझे उन गालों मेरी नु जान बुझ के यासर साहब तुझे किसी और पासे ले जाते। मैं बोल ही नहीं रहा, देखे मैंने कोई लुकमा दिया बीच में? नहीं, लुकमा नहीं, तफन्नुन भी कोई लुकमा नहीं दिया। आपके चेहरे के तासरात मुझे बता देते हैं कि जनाब आप नाराज हो रहे हैं। ना नाराज हुआ करें, हम ये तो अब चेहरा शनास हो गए अब आप। मैं तो पता नहीं कौन कौन सी चीज का शनास हो गया। तो बात ये है, मुझे आज बाकी चलें, वो बहुत पॉपुलर लीडर है, ओके जी, वो मरियम साहिबा, मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं जी, वो सारा कुछ है, लेकिन क्या एक वज़ीर आला को ये सेब देता है ये लफ्ज़ कहना कि हम जानवरों के साथ सियासी जमातों को भी का इलाज करेंगे? कौन सी सियासी जमात है? PTI, उसके बाद जमात इस्लामी, मौलाना, सियासी जमातों का है, सियासी जमात नहीं का। अच्छा, सियासी जमातों का। क्या ये मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है? अली अमीन गंडापुर ने एक बात की थी, चीखो पुकार मच गई थी सारी, याद है आपको जी? तो क्या इन सियासी जमातों में खवातीन नहीं है? क्या इन सियासी जमातों में सियासी कारकुन नहीं है? इलाज करेंगे जानवरों के साथ हम सियासी, यानी आप इंसान और जानवर को एक जैसा करें। आप
कहें कि हम इस पाकिस्तान में, आप बेहतरीन तकरीर है कि आपने एहतजाज नहीं करना, अच्छा स्लोगन आपका कि पढ़ें, इस मुल्क के लिए आगे जाए, लेकिन यह कहना कि इन जानवरों के साथ सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे, तो फिर उस तबके मुझे को जिसको अफसोस पहले आप होता यासर समझा रहे साहब, आपको तो चाहिए था स्टार्ट इस यहां से लेते। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी बनी, आपने इस पे या इस बात से स्टार्ट क्यों नहीं लिया। खुदा की कसम मैं सुबह से दुखी हूं इस बात को सुन के, इसलिए दुखी हूं कि कल को कहेंगे हम सहाफियों को भी इसी तरह करेंगे जिस तरह जानवरों के साथ इलाज करते हैं, सहाफियों को भी करेंगे, फिर क्या करेंगे हम। वैसे हो तो रहा है हमारे साथ, बल्कि उससे भी बुरा हो रहा है, क्या करेंगे। चुप की चादर, वही टीका हमें भी चुप लगा की चादर ओढ़ ले, रोजा रख ले, क्या करें। क्या किसी वजीर आला को यह जेब देता है? कहां गए वो सारे दानश्वर जो अली अमीन गंडापुर की किसी एक बात पे बोलते थे? कहां गए वो सारी सियासी जमातें? मुझे तो आज उम्मीद थी कि हाफिज नईम साहब की तरफ से बयान आएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से बयान आएगा, एमक्यू के अंदर से कोई आवाज उठेगी, पीपल्स पार्टी आज इस बात पर भी बात करेगी, लेकिन नहीं की। इस बात पर क्यों नहीं बात की? वजीर आला एक ओहदा होता है, वो पूरे सूबे की वजीर आला होता है, वो किसी एक सियासी जमात का नहीं होता। कुली तौर पे इख्तियारात आपके पास होते हैं। मुझे बताया, आप कह रहे हैं जनाब काम जानवरों के साथ उनका भी इलाज करेंगे, क्या इलाज करेंगे? अगर आप उनका इलाज कर रहे हैं, खत्म करें मुज़ाकरात की टेबल को। सबसे पहले आप कहेंगे नहीं ये मुज़ाकरात होंगे, खत्म। इसका मतलब है आप मुलाकात नहीं होने दे रहे, इसका मतलब है आप चाहते हैं ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। क्या आप जलसों में ये बात कर रहे हैं? आज जलसा किस चीज का था? आप लेख किस तरफ के? मिसाके जमहूरियत किसका नाम था? मिसाके मुआशरत किसका नाम था? यह तो नहीं था मिसाके जमहूरियत, यह तो नहीं था मिसाके मुआशरत। हम कहते हैं जी बड़ा कुछ बड़ा कमाल हो गया, कमाल हो गया। जब कभी वक्त आएगा तो इसी तरह पेपर निकाल के ना दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा पेपर, खुदा की कसम जिस दिन वक्त आएगा। वक्त तो आना है, और ये जो हालात तो बदलने हैं, किससे भी बदले, वक्त तो आना है। फिर पूछूंगा मैं कि बताइए कहां पर कौन कितने में किसको बेचता था, बताइए कौन फैसले कहां पर क्या करता था, सब कुछ फिर नजर आता है। फिर सारी वीडियोस भी सामने आ जाती हैं, फिर सारा कुछ हो जाता है। राना साहब, ये जो इकदाम उठा रहे हैं जी कि हमें उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक किसान हमारा खुशहाल ना हो, किसान नाम तो किसका रखा हुआ? ये इत्तेहादी जो हैं वो ही नहीं मान रहे, तो मुझे समझाए किसान नाम किसका रखा हुआ है? ये नहीं पता। इन्हीं मोहतरमा ने कहा था कि सबसे बड़ा ब्लैक मेलर कौन है, किसका नाम लिया था? किसान। किसान। फिर वो किसान कौन था? इसी किसान को ब्लैक मेलर कहा गया था, इसी किसान को के मुतल्लिक बात की गई थी, इसी किसान से पास्को को कहा गया था गंदम नहीं खरीदनी, यही कहा गया था ना। तो फिर आप कौन सी खुशहाली? मुझे पंजाब में या पाकिस्तान में 5 किसान दिखा दें, किसान जो खुशहाल है। मैं 5,000 की बात ही नहीं कर रहा, मैं 5 लाख की भी बात नहीं कर रहा, मैं 5 किसानों के नाम मुझे बता दें जो आम किसान है, जिसने इसलिए अपनी गंदम बीजी कि गंदम बिकेगी, बेटी की शादी कर दूंगा, कर्ज उतार दूंगा। मुझे दिखा देना 5 किसान। अगर आप इसलिए सुख की नींद सोते हैं कि किसान खुशहाल होगा, तो आपको तो यह भी सोचना चाहिए, हजूर ये पेंसिल अनायत फरमाएंगे मुझे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपको पता है प्याज का रेट क्या है, आलू का रेट क्या है? नहीं पता। अमीर आदमी है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, अमीर आदमी आपको नहीं पता होगा ना। चिकन का रेट पता है आपको क्या है? नहीं सर। 800-900 के करीब। 8-9। तो कितनी खुशहाली है हमारी, कितनी खुशहाली है हमारी। मैं तो लिखने लगा था कि शायद आपको पता होगा, तो मैं लिखता जाऊंगा। 150 के करीब होगा प्याज सर। 150 के करीब प्याज होगा। क्यों? मुफ्त मिल रहा है। मैंने कल इतवार बाजार में देखा तो मुफ्त था। आलू वाले के पास गया, उसने कहा जनाब इतने पड़े हैं ले जाएं। टमाटर वाले के पास गया, उसने कहा जनाब क्या करते हैं, घर पहुंचा देते हैं। खुशहाली है ना, मेरे मुल्क में खुशहाली है जनाब, इतनी खुशहाली है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है।
शायद मैं अगर इस तरह कमाल हो गया है, ये फरूक राजपूत भी रात को यहां से मुफ्त लेके जाता है सारा कुछ, फयाज साहब भी मुफ्त लेके जाते हैं, सब मुफ्त लेके जाते हैं जनाब, इसलिए कि बाजार सजे हुए हैं, चीजें बिक रही हैं, इस तरह लगा हुआ है। और किसान तो उस वक्त खुशहाल होगा जब किसान को आप उसकी वो अदायगी करेंगे। पास को आप बंद करने जा रहे हैं, हर चीज पे आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि इतने अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन रिटर्न वो मुतालबात देने में रुकावट क्या थी? अब जब उनकी तरफ से ये फैसला बाहमी तौर पे हो चुका और उन्हें भी इशारा मिल चुका, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गो हेड मिल चुका कि इन रिटर्न आप दे दें, तो फिर उसमें हुकूमत की तरफ से रुकावट क्या है कि तीसरा मुज़ाकराती दौर उसके दिन का अभी तक तयन नहीं हो सका? दूसरी बात यह कि हुकूमत की तरफ से अगर आज़ादाना माहौल में मुज़ाकराती टीम की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जा सकी, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या वो वजूहात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोशगुजार की गई हैं कि इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर अभी मुलाकात मुमकिन नहीं है और फला दिन में आपकी मुलाकात करवा ली जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक की मुलाकातों से या अब तक की हुकूमत के तासुरात, इकदामात और उनके बयानात से क्या तासुर देखने को मिलता है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरबराह थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब ने। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने दिनों से जो तगोदो कर रहे थे, बार बार मुज़ाकराती टीम भी अडियाला गई और यही मालूम पड़ा कि अंदर से जो है वो परमिशन नहीं है मुलाकात की, उसकी कोई वजूहात बताइए अभी तक हुकूमत ने कि क्यों मुलाकात नहीं हो सकी? वो कैसे बताएंगे वजह मेरे भाई, क्योंकि उससे वो क्या है, वो बात तो सच है मगर बात फिर रुसवाई की। क्यों राणा साहब, ठीक है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे बात जब हमें वजह बताएंगे तो इसमें इनकी हकीकत अयां हो जाएगी सर, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी और सब लोगों के ऊपर। और वो ऐसी हकीकत है जिसको छुपाने से छुपाया नहीं जा सकता सर। वो ये है कि ये इनके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि ये फैसले कर सकें। ये फैसले जो हैं, ये जब जाली लूटे हुए मैंडेट के ऊपर बैठ के ये हुकूमत करेंगे तो फिर इज्जत तो नहीं कमा सकते ना, फिर तो यही होगा जो हो रहा है सर। अच्छा सर, एक चीज और, वो जो पहली मुलाकात हुई थी वो फिर किसकी इजाजत से हुई थी? उन्हीं की इजाजत से जिनकी इजाजत से सब कुछ हो रहा है सर। अच्छा ठीक, जिनकी इजाजत से अब मुलाकात नहीं हो रही। जी बिल्कुल सर, अब आप राणा साहब पहुंच गए हैं तो मुझे कहने की क्या जरूरत है सर, आपने बस पकड़ ली। अच्छा रऊफ साहब, एक बड़े सीनियर एंकर्स ने कल इस बात का दावा किया कि जी बुशरा बीबी साहिबा से 3 दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ इस पर आपके तर्जमान ने भी इस पर इनकार किया है। इसमें कुछ सदाकत है या अफवाह है? देखिए जी, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो आपको भी और मुझे भी नज़र आ रहे हैं, या ये ज़्यादा कहना करेक्ट होगा कि वो मुज़ाकरात जो नहीं हो पा रहे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, वो आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं और बाकी लोगों को भी नज़र आ रहे हैं। अब अगर इससे आगे जाके कोई फैब्रिकेशन करना चाहे कोई, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं भी, जो हमारे तर्जुमान ने कहा है, मैं भी इसको रिएट्रेट करूँगा कि नहीं, ऐसे कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे। कोशिश हमारी यही है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब हों और आइंदा 1-2 दिनों में ये फॉर्मल जो सीरियस किस्म के मुज़ाकरात हैं, चूँकि अब तो हमने अपने 2 जो डिमांड्स हैं वो भी इनको, आज तो मेरा ख्याल शायद शाम को इवनिंग में चले गए इन राइटिंग, नहीं तो कल चले जाएंगे। तो उसके बाद कम से कम गवर्नमेंट के जो का वफ्त है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि फौरी तौर के ऊपर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। तो आई होप कि ये कामयाब होते हैं, रास्ता निकलता है मुल्क को आगे बढ़ने के लिए। जी तो सर, मुज़ाकरात का जो तीसरा सेशन था वो इस हफ्ते में होने का एलामिया गुज़श्ता हफ्ते जारी हुआ था। इस हफ्ते तो अभी तक आज जुमेरात भी इख्तिताम पजीर हो गई, तो क्या फिर अगले हफ्ते ही मुमकिन तौर पे होगा? देखिए, ये जो इस हफ्ते जो टेंटेटिवली कहा था हुकूमती वफ्द ने कि जी इस हफ्ते मुज़ाकरात होंगे, वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड थे कि जी हमारे वफ्द की खान साहब के साथ मतलब
मुलाकात कराई जाएगी और वो मुलाकात एक ऐसे माहौल में की जाएगी जहाँ के कैमरास वगैरह नस्ब ना हो। तो वो पहले तो हमें यही बताते रही हुकूमत, जो हुकूमती साइड थी कि जी कर रहे हैं, कल हो जाएगा कल हो जाएगा। पहले संडे को होना था, फिर मंडे पे बात आई, फिर ट्यूसडे के ऊपर बात आई, फिर वेडनेसडे को इन्होंने फाइनली हाथ उठा दिया और कहा जी कि हम वो मुलाकात नहीं करा सकते क्योंकि वो जेल मैनुअल में दर्ज नहीं है। तो क्या इनके एडवाइजर्स को पहले नहीं पता था कि जेल मैनुअल में वो दर्ज है कि नहीं है? सो लाजमी बात है, जो हमने पहले बात की है वही है कि अब इन्होंने समझा कि जी मुलाकात हो जाएगी, चूंकि मुलाकात जो नेगोशिएशन शुरू करने के बारे में अहकाम सादर हुए थे, लेकिन जब अर्जी लेके पहुंचे वहाँ तो वहाँ से इनकारी हो गए, तो फिर कि जी मुलाकात नहीं हो सकती। उम्मीद तो यही की जा रही है जनाब आपके सवाल के जवाब में कि मैं तो कहता हूँ कि कल नहीं बल्कि आज ही शुरू करते, लेकिन होपफुली अगर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के शुरू से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। आज आपकी मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, और उस मीटिंग में ये चीज़ भी डिस्कस हो रही थी कि अगर ख़ान साहब को ये सज़ा देते हैं तो फिर क्या चीज़ें आएंगी, फिर किस तरफ जाएंगे, और बाकी मामलात भी सारे। अगर खुदा न खास्ता ये ख़ान साहब को सज़ा दे देते हैं उस केस में, जो केस बनता ही नहीं मेरी भी नज़र में, तो क्या ये मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा या रुक जाएगा? राना साहब, इस वक्त तक जो हमारे पास खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो ये है कि अगर अगले इजलास में जो कि होने जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर ये जुडिशल कमीशंस नहीं बनाते तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी बेसिक डिमांड है। एक और डिमांड के साथ कि तमाम सियासी जो कैदी हैं उनको रहा किया जाए। ये दोनों डिमांड पेश करने का और बाकी जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पेश ना करने का एक लॉजिक था राना साहब, वो बड़ा बेसिक लॉजिक है। मसलन हमने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिवर्स करने का डिमांड नहीं पेश किया, हमने मैंडेट को रिटर्न करने का डिमांड नहीं पेश किया, क्योंकि ये जो दो डिमांड्स हैं इनके ऊपर किसी लंबे चौड़े लेजिस्लेटिव प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है सर। तो अभी अगर ये लोग नहीं करते, कम से कम कमीशंस नहीं बनाते, तो फिर जो इनकी जो सिंसियरिटी है नेगोशिएशंस में उसके बारे में वो एक्सपोज हो जाएगी। कंसेक्वेंटली खान साहब ने ये कहा है। दूसरी आपने जो बात की है वो उसके बारे में हमें अभी कोई अहकामात नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लेकिन लाजमी बात है कि अगर बातचीत बामकसद नहीं नजर आती तो बातचीत जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसके सिलसिले में भी खान साहब जो वक्त आएगा तो उसके फिर हमें अहकामात जो सादर करेंगे उनके ऊपर अमल किया जाएगा। अच्छा रऊफ साहब, वो बातें बहुत ज़्यादा ट्वीट के हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की कि उन्होंने जो ट्वीट की वो मुज़ाकरात के लिए फ़ज़ा को साजगार नहीं रहने दे सकती। अब उसके ऊपर सुनने को तो ये भी मिला कि उन्होंने उस पर नाराज़गी का भी इजहार किया था उस ट्वीट के ऊपर बानी ने, लेकिन क्या इस बात का फैसला हुआ कि कुछ अरसे के लिए उस ट्विटर को खामोश रखा जाए? I'll be very honest about it, सर। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या अच्छा, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बागपतन में एक जलसा किया और उस जलसे में एक लफ्ज़ उन्होंने अदा किया कि जानवरों के इलाज के साथ साथ सियासी जमातों का इलाज भी करेंगे। क्या आप समझते हैं कि एक वज़ीर आला को, वो जैसे भी हैं, फार्म 45 है 7 है, मैं इसको हट के कह रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ें मुज़ाकरात को सबोताज नहीं करेंगी और क्या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए? राना साहब, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपने ये पॉइंट रेस किया है, क्योंकि मीडिया खामोश है इसके ऊपर। ये स्टेटमेंट जो है ये इंतहाई कंडेमनेबल है। अच्छा, मैं लोगों की ज़ात के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, और ख़ासकर जो वज़ीर आला हैं वो एक खातून वाक़या हुई है, सो मैं एतराज़ करूंगा कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाऊं। लेकिन इस किस्म की ज़ुबान जो है वो सियासी मैदान में अदा नहीं की जाती। और मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने रेस करूंगा कि अगर ये बात खान साहब ने की होती है, खान साहब के किसी सिपाही ने किया होती, तो एक मीडिया जो होता वो इस वक्त अप एंड आर्म्स होता। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मीडिया की पार्टिजनशिप जो है, या मुझे एहसास है, कुल्लियतन एहसास है कि मीडिया किस दौर में से गुजर रहा है, क्या क्या हदूद और क़यूद हैं जो कि उनके ऊपर लागू की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि आप की तरह और लोगों को चाहिए था कि इसको उठाते कि ये ज़ुबान क्या काबिल इस्तेमाल है, इस्तेमाल होनी चाहिए थी, ये नहीं, कंडेमनेबल है। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से सर।
अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि ये जो बयानात हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तलखी जो है वो वाज़े हो रही है, तो एक तरफ वो मुज़ाकरात है, तो क्या इसमें आपको PMLN में लॉबी नज़र आती है कि जो एक चाहती है मुज़ाकरात हो जाएं या दूसरी चाहती है मुज़ाकरात ना हो, या फिर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ये हिस्सा लगता है आपको? देखिए, मैं बड़ा सिंपल सी इसको, आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत बेहतर तरीके से इसको बयान भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हमारे जो डिमांड्स हैं, अगर वो मुज़ाकरात के ज़रिए ये पूरे करते हैं, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है जनाब। तो क्या ये लोग चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हुकूमत में आए हैं उस हुकूमत को ख़त्म कर दें या करने दें? तो लाजमी बात है कि PMLN का खासकर और बाकी भी इनकी जो पार्टनर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और MQMP, इनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों। ये मैंने बहुत देर से, मैं लगातार ये कह रहा हूँ। अब जिन लोगों के जिस तरफ से इनको अहकामात मिले हैं कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, अब अगर उनके जो उनके बारे में हमारे जहन में अगर ज़्यादा क्लैरिटी आती है तो इंसान बात कर सकता है एक एश्योरेंस के साथ कि जी इस तरफ मुज़ाकरात जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो जो कुछ हुआ है और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि होगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, मुझे नहीं नजर आता कि बातचीत जो है ये किसी कंक्लूसिव तरफ किसी पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जो है ना वो बढ़ेगी। हुकूमत के अंदर आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले खान साहब ने महमूद खान अशरफी साहब को इजाज़त दी थी, चूंकि उनकी ख्वाहिश थी तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ठीक है आपको मैं एम्पावर करता हूँ, आप जाइए और बाकी पोलिटिकल पार्टीज के साथ भी बात करें। तो आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने फैसिलिटेट किया था और नवाज शरीफ साहब तक रसाई हुई थी, लेकिन फौरी वो खबर आने के बाद एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट निकाल लीजिए, तो ये गुड कॉप बैड कॉप जो है ये पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना एक खेल है। तो ये अपने अंदर ही इन्होंने फैक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट एक और भी डिविजन है इनके अंदर, वो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली के दरमियान। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस किस्म के ओकेजन के ऊपर आश्कार होती हैं, सामने आती हैं, जो इनके अंदर कुछ नेचुरल डिविजन्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल डिविजन्स हैं, ये सब सामने आती हैं और पता चलता है कि ये शायद यकसू नहीं है मुज़ाकरात की तरफ। अब साहब, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, बहुत से हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि शायद कोई निगरान सेटअप लाने के लिए भी काम हो रहा है, इसमें कोई आपको हकीकत नज़र आती है? बातचीत मैं भी सुन रहा हूँ सर, अफवाहें आपकी तरह मैं भी सुन रहा हूँ, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उससे जो पॉलिटिकल इस वक्त क्राइसिस है मुल्क का वो हल नहीं होगा सर। मेरा नहीं ख्याल कि तमाम कोई ये जो जमातें जो तीनों बैठी हुई हैं, आई डोंट नो कि ये भी तमाम जमातें किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के ऊपर राजी होंगी कि नहीं होंगी। PTI तो कम अज़ कम कोई किसी ऐसे प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। तो फिर सियासी जो बहरान है मुल्क में, वो तो सियासी बहरान मज़ीद जो है वो एग्रवेट होगा, वो हल तो नहीं होगा। अगर ये नेशनल हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाई जा रही है सियासी बहरान को हल करने के लिए, तो PTI के बगैर तो वो सियासी बहरान हल होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। और PTI की पोजीशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी नेशनल गवर्नमेंट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी भी कौमी हुकूमत वाले सेटअप का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनेगी और उससे सियासी इस्तेहकाम भी आता दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, 2 अदवार हुए मुज़ाकरात के और उसके बाद मुख्तलिफ पैराए से हमें यह सुनने को मिलता रहा, जितनी भी मुज़ाकराती टीम के लोग हैं, वो चाहे वो हुकूमत से हों या चाहे अपोजिशन से हों, हमें इस हद तक सुनने को मिलता रहा कि काम जो है वो बेहतर समत में गामजन हो चुका है और लहजे जो हैं वो भी नरम रखे जाएंगे। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में मुलाकातों का ना करवाना और लहजों के अंदर फिर तलखी का आना, क्या हम ये समझें कि मुज़ाकराती अमल के ऊपर एक फुल स्टॉप लग चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने ऑपोजिशन को तो सर्टिफिकेट दे दिया कि वो सच्चे दिल से जो है मुज़ाकरात करने चाहते हैं, और ये वो ऑपोजिशन है जो कभी भी अपने जो हरीफ हैं सियासी उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती, बल्कि सड़कों की, एहतजाज की, तसादम की, नफरत की और पोलराइजेशन की सियासत को तरजीह देते हैं। और बहुत बड़ा यू टर्न लेके अब ये फाइनली आए। हम तो बड़े अरसे से इस कोशिश में थे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एपिक्स कमेटी हो या फ्लोर ऑफ द हाउस हो, उन्होंने बातचीत के जरिए मुल्क को आगे ले जाने की बात की है। तो हमें भी सर्टिफिकेट दे दें कि हम भी सबके दिल से चाहते हैं। देखें, बात ये है कि हमने एक बात की, जो मुलाकातों की जो बात है, देखें मुलाकातें इंडिविजुअल लेवल पे तो हो रही है
और अली गौहर साहब और दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो खान साहब के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर हों वो भी मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस चीज़ में ताख़ीर है कि 8 लोग जो हैं अनमॉनिटर्ड जो है वो खान साहब से मिलें, वहाँ जो है वो इस तरह की नशिस्त हो कि जो जैसे पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती है और वो नशिस्त जो है वो जेल के अंदर हो, तो वो जेल मैनुअल के क्योंकि मुताबिक नहीं है, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है कि उसको कैसे किया जा सकता है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जहाँ कमेटी के मेंबरान ने ऐसी चीज़ को वो अरेंज करा देंगे, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अरेंज कराएं, और अगर नहीं होता तो फिर उसकी वजूहात बताएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जो जहां मामला फंसा हुआ था वो ये था कि पीटीआई का मौक़िफ़ था कि वो तहरीरी तौर पे लिख के नहीं देंगे चार्टर ऑफ डिमांड्स, लेकिन अब उनको वो इजाज़त मिल गई है। तो मेरे ख्याल से अब तीसरी नशिस्त जो है वो जल्द हो जाएगी, जब स्पीकर जो हैं जो कि कॉन्डक्ट करा रहे हैं ये मुज़ाकरात, वो उसका टाइमलाइन अनाउंस करेंगे या हुकूमती कमेटी अनाउंस करती है, तो ये तीसरी नशिस्त होगी। और उसमें मेरे ख्याल से हम तो एक इस नीयत से कि मईशत को बहुत मुश्किल से टर्न अराउंड किया गया है, तो हम तो पोलराइजेशन और ये दूरियों की सियासत और मुल्क के मुखालिफ सियासत जो है उसको पसंद नहीं करते, तो हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। अच्छा, राना साहब, आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, आज के दिन हसन मुर्तज़ा साहब ने गुफ्तगू की है, और जो इत्तेहाद के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है वो ज़रा उसका कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा करते हैं, वो ज़रा सुनवाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन साहब का PMLN के साथ इत्तेहाद के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। अगर तुम तहरीक इंसाफ के नाम पे पकड़ लेते हो और हम कहते हैं तो आप कहते हो कि नहीं, ये तो आपके वोटर नहीं है। जिसको हम अपना वोटर कह रहे हैं वो हमारा वोटर है, उसको आपको मानना पड़ेगा कि ये उनका वोटर है। आप ये सारा कुछ करो और फिर हमें अपना हिमायती और इत्तेहादी भी गर्दानते रहो। हमारी जो कमेटीज हैं वो आपस में मिलती भी रहें, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, आज तक कोई एक बता दे कि उसमें से ये चीज बाहर आई है। आज सिर्फ और सिर्फ एक कैदी को छुड़ाने के लिए NRO देने की साजिश की जा रही है। राना साहब, अपोजिशन के साथ तो जो मामलात होने हैं सो होने हैं, लेकिन इत्तेहादी इस तरह बबांगे दोल आपको जो बातें करें और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए करें, तो उस पर कोई तशवीश नहीं होती। देखिए, एक पंजाब का चैप्टर है पीपल्स पार्टी का, वो चाहता है कि उनको कोई हिस्सा मिले या उनका कोई इन्फ्लुएंस हो पंजाब की गवर्नेंस में, जबकि उनकी इस तरह से नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आई। तो जो लोग फिर हैं वो एजिटेट करते हैं और ये उसका नतीजा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सिंध का चैप्टर है जहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कल वजीर आजम वहां गए और बहुत खुश उसलूबी से चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट के दीगर मेंबर्स से एक बहुत अच्छा जो है वो मिलके बातचीत हुई और सब मामलात पे कोई फ्रिक्शन नहीं थी। देखिए, ये कोalition के ऊपर अभी कोई ऐसा कोई हमें कोई नजर नहीं आ रहा कोई खतरात, लेकिन ये छोटा पुश, कोई अपनी चीजें मनवानी, ये चलता रहता है। लेकिन हम पीपल्स पार्टी के जो साथ है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और हम समझते हैं कि वो भी जानते हैं कि ये इत्तेहाद अभी मुल्क के मफाद में है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की फायरिंग जो है वो चलती रहती है, तो वो कोई इतना खतरा नहीं है। इत्तेहाद में कोई ख़तरा नहीं है और पीपल्स पार्टी क्या ऑन बोर्ड है? मेंबर तो आपने उनके लिए हुए हैं कमेटी में। क्या पीपल्स पार्टी भी इन मुज़ाकरात की कामयाबी के चाहती है या नहीं चाहती? अगर चाहती है तो फिर आज हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू जो है वो तो इस बात की नफ़ी कर रही है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर लीडर जो है उसका अपना इंडिपेंडेंट माइंड है और जब उससे सवालात पूछे जाते हैं मीडिया पे तो वो उनका अपने जो है वो सोच के मुताबिक जवाब देते हैं। लेकिन हमें फोकस कमेटी के मेंबर्स पे करना चाहिए
और अभी तो देखें, पहली नशिस्त ऐसी होगी जिसमें कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स, कोई हम जो मुज़ाकरात, जो असल जो बातचीत है, वो शुरुआत उसकी होगी। तो हम अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं। अभी तो बैठने के लिए जो है वो गरमाइश पैदा की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इनको ना हम रद्द कर सकते हैं मुज़ाकरात को, और लेकिन इसको हमें इनकरेज जरूर करना चाहिए कि कोई हल निकले, क्योंकि मुल्क में तसादुम की सियासत जो है वो कोई पॉजिटिव नताइज नहीं देगी। अभी इब्तदाई मराहिल हैं और इब्तदाई मराहिल जो हैं वो तकमील की जानिब बढ़ते रहेंगे तो इसके कुछ नताइज निकलेंगे। अभी सिर्फ बैठने के लिए गरमाइश पैदा की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया बाबर अली, सदर ऑल पाकिस्तान पास्को एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA। बाबर अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर अली साहब, सबसे पहले तो वज़ीर ख़जाना किसी भी मुल्क की मईशत की जिस हद तक रवानी होती है या गिरानी होती है उसके अदाद शुमार उसी के पास होते हैं। उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा पास्को है। अब उनके इस जुमले को सच समझें और अगर सच ना माने तो फिर हकायक आप बताएं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता पास्को करप्ट तरीन इदारा है तो फिर ये किस तरह 6.02 बिलियन का जो है प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है। अगर हम करप्शन कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, इसे आप मिसमैनेज जरूर कह सकते हैं कि 2024 में कुछ थोड़ा मिसमैनेज हो गया, लेकिन पास्को ने गवर्नमेंट से, पहली बात है कि पास्को गवर्नमेंट से एक सिंगल पैसा भी नहीं लेती। पास्को तमाम अपने फंड खुद जनरेट करती है। जो हम खरीदारी करते हैं, गन्नों की खरीदारी, वो हम बैंकों से लोन लेके करते हैं, जिसपे हम सालाना 84 अरब रुपीस का हम उस पर टैक्स उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं। हम तो गवर्नमेंट से कुछ लेते ही नहीं, हम तो कोई क्या करप्शन करते हैं। ये हम वजीर खजाना साहब को पता नहीं किसने ये पट्टी पढ़ा दी है कि वो हर रोज टीवी पे बैठ के ये कह देते हैं कि पास्को करप्ट इदारा है। अच्छा बाबर साहब, जी यासिर साहब, क्या इसको बंद करने जा रहे हैं? आपके अदारे को कोई नचकारी होने जा रही है? जी जी, मैं कि नचकारी होने जा रही है आपके अदारे की? जी निचकारी तो नहीं राणा साहब, जी ये इसे मुकम्मल तौर पे बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, से मुकम्मल तौर पे बंद करने जा रहे हैं और बगैर किसी वजह के। हमारे पास इस वक्त मैं आपको बता सकूं, जी मुकम्मल तौर पे 25,52,95,000 बैग्स हमारे पास गंदम पड़ी है, जो कि हम हर मुश्किल वक्त में तमाम सूबों को, GB को, सबको देते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है। जहां जहां हुकूमत में कहती है हम उस गंदम को सप्लाई करते हैं ताकि मार्केट में गंदम का रेट स्टेबल रह सके। अच्छा, अब ये बताइए कि इसके जो मुलाजमीन हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत ने क्या इंदिया दिया है? जी, हुकूमत ने अभी तक हमें इसके सिलसिले में कुछ नहीं बताया। आज भी मेरी बाकायदा, चूंकि मैं CBA का प्रेसिडेंट हूँ, तो आज भी मैंने MD साहब से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से, उनसे हमने ये पूछा, ये सवाल किया है कि जनाब आप पास्को को बंद कर रहे हैं, एकदम से हमारे 1000 के करीब मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं, आप हमें बता दें, हमें गोल्डन चेक दे रहे हैं, हमें कोई पैकेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ये फरमाया कि जी अभी उन्होंने कोई इस तरह में प्रपोजल बनाई नहीं है, जब कुछ बनेगा तो हम आपको बताएंगे। जबकि तमाम मुलाजमीन का यही सवाल है कि हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाएंगे। गरीब के घर में तो पहले चूल्हा जलना मुश्किल हुआ है महंगाई की वजह से, और फिर ये ऊपर से उनको बेरोजगार करने जा रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, क्या पाकिस्तान का किसान, चूंकि आपका किसान से बड़ा गहरा करीबी राब्ता होता है, जी जी, किसान खुशहाल है? जी बिल्कुल नहीं, किसान खुशहाल है। किसान की खुशहाली का ये आलम है जी कि वो पहले ही मिडल मैन के चंगल में फंसा हुआ है। नहीं, कहां से खुशहाल हो गया? खुशहाली की तो आपने जो उसे स्पोर्ट्स प्राइस देते हैं, जब वही आप बंद कर देंगे तो उसकी बेचारे की कमोडिटी खरीदेगा कौन? उसकी गंदम खरीदेगा कौन? उसका चावल कौन खरीदेगा? उसकी पूंजी कौन खरीदेगा? नहीं, मेरी वज़ीर आला ने कहा, आज वज़ीर आला ने कहा कि किसान बड़ा खुशहाल है। बैठे हुए हैं, बड़े खरीदार बैठे हुए तो अपनी मर्जी की कीमत लगाते हैं। नहीं जी, मैं बड़ी मतानत के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ वज़ीर आला साहब की इस बात से इनकार करता हूँ, उनसे खिलाफ करता हूँ इस बात से। अच्छा बाबर साहब, ये बताइए कि अगर ये पास्को को मिन्हा कर दिया जाए एक वक्त के लिए, अगर हम इस पे बात कर लें कि इसको अगर हम मिन्हा कर दें तो जो मैकेनिज्म अभी चल रहा है गंदम की खरीदारी का, उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी और फिर
जब कुदरती आफात में मुख्तलिफ सूबों को गंदम की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी तो फिर मुतबादिल क्या चीज़ उनके पास होगी? मुतबादिल उनके पास, मेरे मोहतरम यासिर साहब, कुछ भी मुतबादिल नहीं है। सूरत हाल तो गंदम की पहले ही ये पोजीशन बनी हुई है कि गंदम, जीबी में गंदम का एक दाना नहीं होता, कश्मीर में गंदम नहीं होती, तमाम को पास्को ही गंदम देती है। और पास्को अगर इस वक्त मार्केट से निकल जाती है, मार्केट से निकाल देते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट चाह रही है या जो भी चाह रहा है, मुझे, मैं किसी को जान तराशी नहीं करूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया, मिन्हा कर दिया जाए, तो 2002 में अगर आपको याद हो, राणा साहब को ये बात जरूर याद होगी कि 2002 में गंदम बकायदा सड़कों के किनारों पे किसान की गंदम रुली थी और उसे गधे भी नहीं खा रहे, इस कदर वाफर गंदम हो गई थी जब खरीदारी नहीं हो रही थी। उसमें भी फिर आके आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ये जितना इस दफा जो शोर मचाया ना कि करप्शन हुई है, ये किसी पास्को का इसमें कोई कसूर नहीं है। एकदम से जो 36,000 मैट्रिक टन खरीदती थी पास्को, सॉरी पंजाब गवर्नमेंट, जब उसने एक दाना भी नहीं खरीदा और सारा प्रेशर आ गया पास्को पे, तो पास्को तो खासा बदनाम, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पास्को को बदनाम किया जा रहा है ताकि कि जनाब इसको बंद किया जा सके। वरना पास्को का वो रोल है कि की रोल है गंदम की खरीदारी के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया बाबर अली साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।